अध्याय 1। भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण तथा हिंदी भाषा। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट, ग्रामर एंड हिंदी लैंग्वेज। भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों एवं विचारों को समझते हैं। संकेतों द्वारा सभी मनोभावों को प्रकट करना संभव नहीं है। इसी कारण से भाषा का जन्म हुआ। ऊपर दिए गए चित्रों में लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़की गाना सुन रही है, पंडित मंत्र उच्चारित कर रहा है, पुलिसमैन ट्रैफिक रुकने का संकेत दे रहा है, अध्यापिका ब्लैकबोर्ड पर लिख रही है तथा चित्रकार चित्र बना रहा है। अतः पढ़ने, सुनने, बोलने, लिखने, संकेत के माध्यम से तथा चित्र और चिन्हों के माध्यम से भाषा का आदान प्रदान होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। हम बोलकर तथा लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं तथा पढ़कर और सुनकर दूसरों के भावों को ग्रहण करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है तथा दूसरों के भावों को ग्रहण किया जाता है। विश्व भर में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रांसीसी, जर्मन, चीनी, जापानी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु आदि। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला, मौखिक भाषा। यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा में अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट किया जाता है। नाटक, सीरियल, फिल्म आदि में कलाकार संवादों का उच्चारण बोलकर ही करते हैं। दूसरा, लिखित भाषा। पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा पुस्तकों में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा का स्थायी रूप है। इस भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। तीसरा, सांकेतिक भाषा। कई बार हृदय के अनेक भाव हम शारीरिक हाव भाव द्वारा भी प्रकट करते हैं, जैसे क्रोध में आंखें निकालकर संकेत करते हैं। बोलते समय अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए भी हाथों द्वारा संकेत देते हैं। चौराहे पर खड़ा सिपाही बोलता नहीं, वह तो हाथ के संकेत से ही सभी को रोकता और जाने का संकेत करता है। यद्यपि मौखिक भाषा का संकेतों तथा ध्वनियों और लिखित भाषा का ध्वनि संकेतों से ही विकास हुआ है, इसी प्रकार शारीरिक अंगों तथा भाव संकेतों से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के अंग। पहला, ध्वनि। मुख से निकलने वाली आवाज ही ध्वनि है। मौखिक भाषा का प्रयोग ध्वनि रूप में ही होता है। दूसरा, वर्ण ध्वनि का वह अति लघु रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। लिखित भाषा की लघुतम इकाई वर्ण ही होती है। तीसरा, शब्द वर्णों को मिलाकर हम जब इस वर्ण समूह के द्वारा कोई निश्चित अर्थ ग्रहण करते हैं तो वह शब्द कहलाता है, जैसे अ, म, रु, द स्वतंत्र वर्ण हैं, किंतु इन्हें मिलाने पर अमरूद शब्द से हम वस्तु विशेष का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। चौथा,
पद सार्थक शब्दों को निश्चित क्रम में रखने पर ही पूरी बात समझ में आती है। ये शब्द जब स्वतंत्र रूप में पृथक बोले या लिखे जाते हैं तब तो शब्द कहलाते हैं, किंतु वाक्य में निश्चित स्थान पर होने के कारण इन्हें पद स्थान कहा जाता है। 5वां, वाक्य पूर्ण बात को प्रकट करने के लिए शब्दों को जब पद रूप प्रदान किया जाता है तो वह वाक्य बन जाता है। सीता जी वन गई थी वाक्य है। इसमें 5 पद हैं, किंतु वाक्य के इस क्रम से हट जाने पर प्रत्येक पद शब्द कहलाएगा। लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जिस प्रकार विश्व में अनेक भाषाएं हैं, उसी प्रकार उन्हें लिखने के ढंग लिपियां भी अनेक हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, संथाली भाषाएं देवनागरी लिपि, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी भाषाएं रोमन लिपि, अरबी, उर्दू, फारसी भाषाएं फारसी लिपि, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि। नोटा देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। फारसी लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती है। कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे किसी भी लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। विश्व की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। हिंदी और संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती हैं, उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसी लिपि का प्रयोग करती है। अरबी तथा उर्दू फारसी की लिपि फारसी है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी, गुजराती, बांग्ला आदि भाषाओं की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी के नाम से जानी जाती है। देवनागरी लिपि का प्रयोग मराठी और नेपाली भाषाओं में भी किया जाता है। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। सरकारी काम काज में भी बोली का प्रयोग नहीं किया जाता है। हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेली आदि बोलियां हैं। उपभाषा उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें लघु कथा, कविता, कहानी आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली तथा खड़ी बोली आदि बोलियां साहित्य रचना में स्थान पाने के कारण उपभाषा बन गई हैं। बोली पहले उपभाषा बनती है और फिर भाषा। हिंदी और उसकी बोलियां। पहला, पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, बांगरू, हरियाणवी, खड़ी बोली। दूसरा, पूर्वी हिंदी, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तीसरा, बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। चौथा, पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली, कुल्लुई, हिमाचली। पांचवा, राजस्थानी हिंदी, निमाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, भीली,
जयपुरी, मालवी, मेवाती। भाषा व्याकरण के नियमों में बंधी होती है, परंतु बोली का कोई व्याकरणिक रूप नहीं होता। व्याकरण। व्याकरण शब्द करण से बना है। विशेष रूप से, पूरी तरह से, करण, जिसका अर्थ है भली प्रकार से समझना। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह साधन है जिससे भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना आता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। भाषा का जन्म पहले होता है तथा व्याकरण उसके बाद बनता है। व्याकरण के विभाग। हम जानते हैं, वाक्य शब्दों से तथा शब्द वर्णों से बनते हैं। व्याकरण में वाक्य, पद, शब्द तथा वर्ण की प्रकृति, रचना तथा प्रयोग विधि का ज्ञान कराया जाता है। इस आधार पर व्याकरण के 4 भेद किए जाते हैं। पहला, वर्ण विचार। दूसरा, शब्द विचार। तीसरा, पद विचार। चौथा, वाक्य विचार। पहला, वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उनके संयोग और संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। दूसरा, शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, पद विचार। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। चौथा, वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उसके संबंध, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। हिंदी भाषा। आज हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। विश्व के 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। यह भारत के प्रत्येक कोने में बोली जाती है। यह भारत की संपर्क भाषा है। प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है, अतः भारत की पहचान हिंदी से होती है। स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष हिंदी के माध्यम से ही हुआ। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, वीर सावरकर, सरोजिनी नायडू और भाई बालमुकुंद छिब्बर जैसे स्वतंत्रता सेनानी अहिंदी भाषी थे, परंतु उन्होंने हिंदी के माध्यम से जन जन में देश प्रेम की भावना जगाई। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी शासन के कामकाज की भाषा भी बन गई। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। भारत में टेलीविजन पर हिंदी के कार्यक्रम ही सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। समाचारों के चैनल हिंदी में ही सर्वाधिक हैं। भारत में हिंदी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं सबसे अधिक प्रकाशित होती हैं। व्यापार के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदी के नामों का प्रयोग करती है। हिंदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की राजभाषा है। अन्य भारतीय भाषाएं संविधान में भारत की इन भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी,
नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का तेजी से विकास हुआ है। भारतीय भाषाएं: असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, संथाली। संस्कृत, सिंधी, मराठी, हिंदी। हमने जाना, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है तथा दूसरों के भावों को ग्रहण किया जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। भाषा के 5 अंग होते हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का रूप बोली कहलाता है। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। व्याकरण वह साधन है जिससे भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता है। व्याकरण के 4 विभाग हैं: वाक्य विचार, पद विचार, शब्द विचार तथा वर्ण विचार। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है।